ये क्लियर हुआ प्रोकैरियोट वाला? नहीं हुआ? इसमें कोई समस्या? इलोंगेशन में, इनिशिएशन में, टर्मिनेशन में। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे टर्मिनेशन में तो केवल और केवल रो फैक्टर बोलेंगे, है ना। उसमें यूकैरियोट करके अलग से लिखवाए आप लोग को। अब ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोट पढ़ चुके हो, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। देखो क्या हो रहा है, डीएनए से, अब यहां पर क्या था, यहां से चालू हुआ था, मान लो यहां पर प्रमोटर है, क्या है, प्रमोटर। देखना ये यहां पर ऐसा प्रमोटर था, यहां से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसे चला गया, यहां पर यहां तक पहुंच गया है, ठीक है। अब ये है प्रोकैरियोट का, किसका है, प्रोकैरियोट का। लिख देते हैं प्रोकैरियोट का। अब देखो इसकी खासियत क्या है, प्रोकैरियोट में जैसे ही ये बना है ना, ये जैसे बढ़ रहा है एमआरएनए, ये बढ़ रहा है ना डीएनए से, ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से सुनना, ये जैसे ही बढ़ रहा है, सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, तो यहां पर मान लो ये हिस्सा एक प्रोटीन के लिए, ये हिस्सा दूसरे प्रोटीन के लिए, ये हिस्सा तीसरे प्रोटीन के लिए। समझना, यहां से एक प्रोटीन बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रोटीन 1। क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन 1। ध्यान से सुनना, यहां से एक प्रोटीन बन रहा है, इसको बोल रहे हैं प्रोटीन 2, प्रोटीन 2। और यहां से जो बन उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन 3, है ना। समझा रहा हूं आप लोग को, ध्यान से सुनना अच्छे से, है ना। देखो ये प्रोकैरियोट का, इसमें क्या है, आरएनए है, इसमें ये हिस्सा मान लो एक प्रोटीन बना रहा है, ये दूसरा प्रोटीन, ये तीसरा प्रोटीन, है ना। ये क्या है, इसमें कहीं पर भी आपको ना इंट्रॉन नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन, है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो होता क्या है, ये जैसे जैसे से बन के निकल रहा है, तो यहां पर तो कोई रुकावट नहीं है, यहां राइबोसोम डायरेक्ट पढ़ सकता है केस को, इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं है, कंटिन्यू कोड है प्रोटीन के लिए, इसको राइबोसोम पढ़ सकता है, डायरेक्ट पढ़ सकता है ना। तो प्रोकैरियोट की यही खासियत है कि ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो इसी जगह पर ये ऐसे एक बाइंड हो जाता है राइबोसोम, इसको रेड में कर लेते हैं भाई, ऐसे राइबोसोम बाइंड हो गया, और ये हो गया इसका बड़ा यूनिट। हाँ, स्मॉल यूनिट से एमआरएनए जुड़ता है, ऐसे जुड़ गया, उसके बाद यहां से फिर एक प्रोटीन बन गया, दूसरा ये राइबोसोम ऐसे आया, यहां पर ऐसे, यहां से फिर एक प्रोटीन बन गया। समझना ध्यान से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू चल रहा है, उसके साथ साथ क्या चल रहा है, यहां पर क्या बोलते हैं प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी चल रहा है, ये खासियत होती है प्रोकैरियोट में। किसमें, प्रोकैरियोट। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा अलग से न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन के उसको कहाना पड़ता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और हमारे अंदर ऐसे कंटिन्यू तो कोड नहीं रहते प्रोटीन के लिए, जिनके अंदर ऐसे नॉन कोडिंग सीक्वेंस रहते हैं, तो इस राइबोसोम को कंटिन्यू कोड मांगता है ना। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर नहीं पाए जाते, इसको बोलते हैं कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। ध्यान से नाम को सुनना, इसको क्या बोल रहे हैं, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस। हमारे अंदर ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती कपल्ड वाली, है ना। हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में नहीं, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, है ना। ये कपल्ड वर्क मतलब होता है क्या, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो रहा है, ये प्रोकैरियोट की खासियत है। ये राइबोसोम कौन सा राइबोसोम है बता सकते हो, क्या है ये, कैसा राइबोसोम मिलता है, 70S, ठीक है। 705 मत बोल देना, 70S है ये, ठीक है। समझ में आया क्या हो रहा है, कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, उसी के साथ साथ क्या चल रहा है, ट्रांसलेशन। ये सारा प्रोसेस कहां पर चल रहा है, साइटोप्लाज्म। क्लियर है इतना, हाँ। तो आपको ये शब्द याद रखना है, ये चीज। यहां पर एक चीज और रखना, इसमें इंट्रॉन मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, ध्यान में रखना है बात, है ना।
तो इसमें स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होगी नहीं होगी। क्लियर, इतना ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। इंट्रॉन एब्सेंट है तो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी नहीं पाया जाएगा, वो बात लिख लो बस, ऐसे कंटिन्यू चलता है करके। आरएनए जिसमें बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका दूसरा नाम लिखवाए थे एंटीसेंस, है ना। इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसमें बनता है आरएनए? टेम्पलेट स्ट्रैंड के, टेम्पलेट का मतलब होता है सहारा, सपोर्ट, है ना। तो इसके सपोर्ट में बन रहे इसलिए बोलते हैं इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये इसके जैसा दिखता है इस कारण से इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। नाम लिख दे क्या नीचे, ये लो भाई टेम्पलेट, और ये है कोडिंग। ये लो, नहीं हुआ? हाँ चलो भाई, खत्म प्रोकैरियोट, खत्म, किस्सा खत्म प्रोकैरियोट का। अब देखो प्रोकैरियोट का देख लिए, ट्रांसक्रिप्शन खत्म, प्रोकैरियोट का सारा चीज साइटोप्लाज्म में खत्म। यूकैरियोट में ऐसा क्या होता है जो उसको प्रोकैरियोट से अलग बनाता है? क्या हमारा सेल एडवांस है प्रोकैरियोट से? कि बहुत बड़े विकसित जीव बने हम लोग, तो कहीं ना कहीं उससे क्या है, एडवांस है। इस कारण से हमारे अंदर हमारा सेल क्या है, एडवांस है ना, मॉडर्न टाइप का, तो नखरा ज्यादा है। क्या है? नखरा। नखरा आप समझते हो ना, मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ऐसा वैसा टाइप का। यहाँ पर क्या होता है देखो, ये प्रोसेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान से सुनना, ये है एक प्लांट सेल। कैसा सेल? प्लांट सेल। और ये है एक एनिमल सेल। कौन सा सेल? एनिमल सेल। अब देखो दोनों में बताना कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ पर संपन्न होगी, चलो बताओ। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये है प्लांट के केस में, नहीं आया है। चलो अब यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होगा? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। हमारे अंदर मतलब एनिमल सेल में दो जगह पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। कितनी जगह पर? दो जगह पर। कौन कौन सी जगह है वो? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में कितनी जगह पर ट्रांसक्रिप्शन होगा? तीन जगह पर। कौन कौन सी? क्लियर नहीं इतना? इसमें न्यूक्लियस कौन सा है? ये न्यूक्लियस यहाँ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? ये दवाई टाइप का, गोली, छोटा छोटा जो गोली रहता है ना, दवाई खाते हैं हम लोग, अरे एंटीबायोटिक कुछ कुछ दवाई खाते हैं, वैसा टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है न्यूक्लियस। खत्म। ये प्रक्रिया G1 और G2 फेज में संपन्न होती है सेल साइकिल। सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं? 5, 8, 9, 10, कितने कितने फेज? नॉर्मल कितने फेज रहते हैं सेल साइकिल में? नॉर्मल कितने फेज? चल ठीक है, उसको इंटरफेस को डिवाइड करके बताओ। हाँ तो टोटल कितने हुए? 4 फेज ना। कौन कौन से शुरुआत किससे करते हैं? G1 S फेज, G2 M फेज। इसमें से G1 और G2 में ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ध्यान से सुनना, S फेज में क्यों नहीं होगा? S फेज में रेप्लिकेशन होता है ना। तो डीएनए खुद बिजी है जब रेप्लिकेट होने में, तो वहां से ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो क्या? क्योंकि वो अपनी कॉपी बना रहे हैं उस टाइम पे, तो वहां से ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे, है ना। इस कारण से उस फेज में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ठीक है, ध्यान सुनना। ये जो नया आरएनए बनता है वो किस एंजाइम से बनता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 से क्या बनता है मालूम है ना? आरआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 से क्या बनता है? टीआरएनए, है ना।
और 2 से क्या बनेगा, mRNA। तो इसमें हम क्या बनना देख रहे हैं, mRNA RNA क्या, mRNA। तो ये इससे बनेगा, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, hnRNA, उसके बाद क्या बनेगा, mRNA। इसको बोलते हैं प्री आरएनए। क्या बोलते हैं, प्री आरएनए, मतलब सबसे पहले बनने वाला आरएनए। और इसको बोल रहे हैं मैच्योर आरएनए, है ना, जो प्रोसेस होने के बाद, है ना, ये अच्छे से पक गया है। ये कच्चा है बोल सकते हैं इसको, और ये क्या है, पका हुआ। ठीक है, ये कच्चा है, ध्यान से सुनना। इससे इसको आप कच्चा वाला आपको दे देंगे, चावल ले भाई कच्चा वाला खाओगे, नहीं खाओगे, पका वाला खाओगे ना। वैसे ही ये कच्चा वाला है, इसका कोई यूज नहीं है प्रोटीन बनाने में। ये mRNA ये पका वाला है, इससे हम यूज करते हैं प्रोटीन बनाने में। ठीक है, इतना क्लियर। सारा प्रोसेस कहां संपन्न हो रहा है, समझ में आ गया। जगह कौन सी है, प्रोसेस कैसा है, ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन 3 to 5 चलता है क्या, कैसे चलता है, 5 to 3, हमेशा कैसे चलेगा, 5 to 3। बस और कुछ नहीं जानना आपको, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम चलेगा यहां पर अभी। चलिए लिखिए इतना। जीन का होता है ना ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ये पूरा डीएनए है लेकिन जीन का होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए बता रहे हैं। प्रमोटर रीजन, टर्मिनेशन, तो रेप्लिकेशन कहां से कहां होगा, यहां से वहां, उधर से ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो ये यूकैरियोट है ना। अब देखो इससे पहले क्या था, अभी जस्ट रेड कलर का कुछ आया था ना, जिसको लिखा था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ध्यान में रखना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वर्ड ना हम लोग ना प्रोकैरियोट के लिए यूज नहीं करते, है ना, उसमें। ठीक है, आप लोग जब भी फैक्टर का वर्ड आया ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आप लोग यूकैरियोट में ही जाना। ठीक है, सारा का सारा यूकैरियोट में मिलेगा। तो पहले बाइंड हुआ वही, उसके बाद ये आता है आरएनए पॉलीमरेज, उसको पहचान के। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर ऐसे खोलते हुए जाता है 2H वाला, और यहाँ है पॉलीमरेज, ये देखो जोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम बन रहा है, देखो 5 से 3, है ना, दिख रहा है ना स्पष्ट, 5 से 3। ठीक है, ये आरएनए बना। अब जो फैक्टर है टर्मिनेटर वाला, वहां से कोई उसको काट देता है, तोड़ देता है, तो ये नीचे गिर गया। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद ये अब ये यूकैरियोट का, तो यहाँ पर क्या होता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन रहते हैं। ये वाला एरिया है क्या, ये है इंट्रॉन, ये रेड वाला है एक्सॉन, है ना। ठीक है, किसी को भी बना सकते हो, अपने हिसाब से बना लिया है। ठीक है, ये इंट्रॉन उसमें नहीं मिलते ना प्रोकैरियोट में, ध्यान से सुनना, यूकैरियोट की खासियत है ये 5 प्राइम की कैपिंग कर रहे हैं, उधर टेलिंग कर रहे हैं 3 प्राइम पे, है ना। अब कैपिंग और टेलिंग क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे जस्ट। ये लो ऐसे, ये ऐसे नारे पढ़े ना अभी हम लोग, ऐसे नारे, ये है वो ऐसे नारे ने इसको अलग कर दिया इंट्रॉन को, ये हट गया। आपके पास टोटल एक्सॉन एक्सॉन का ये लग गया, ये कैपिंग और टेलिंग। अब इसका काम क्या, देख यहाँ से पोर से बाहर नहीं कर रहे। कैपिंग और टेलिंग इसलिए होती था कि इस न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल सके और एंजाइम वगैरह के आक्रमण से बच सके, ये ऐसा होता है। अब इधर तो ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन अभी नहीं आया है ना। तो इतना क्लियर है। देखो अब इस चीज को आप लोग ना डिटेल में पढ़ोगे कैसे क्या क्या होता है, इसको देख लिए ना आप लोग, समझ में आ गया कैसे होता है। अब देखो ये कितने चरणों में संपन्न होता है, कितने चरणों में, 3 चरणों में। कौन कौन से चरण है भाई, वो देविक चरण चलो, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, हिंदी में बोलेंगे समारंभन। क्या बोलेंगे, जबरदस्त नाम है नहीं, समारंभन। अब देखो यहां पर शुरुआत कैसे होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता इन विट्रो, ध्यान में रखना। यदि हम आरएनए पॉलीमरेज 2 को ऐसे निकाल ले बाहर कि हम लोग खुद यूकैरियोटिक सेल में बनाएंगे क्या, एमआरएनए, है ना, तो
क्या चाहिए एमआरएनए बनाने के लिए? आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ये बाहर निकालने पर काम नहीं करता है, ये सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। बाहर किसका बनाया जाता है? प्रोकैरियोट का। किसका? प्रोकैरियोट। इन विट्रो उसको कर सकते हो, लेकिन ये यूकैरियोट में इसको आप नहीं कर सकते, एमआरएनए नहीं बना सकते बाहर में। ठीक है, अब चलो यहां पर अगर प्रमोटर रीजन है ना, ऐसे है ना, ये प्रमोटर रीजन, तो ऐसे बनते हुए यार यहां से बनाती हुई ऐसा है ना, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ये है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, ऐसे बनाते हुए जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ऐसे बना रहा है लगातार। ठीक है, अब ये तो हो गया इलोंगेशन, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? इनिशिएशन, शुरुआत कैसे वो देखना है ना। यहां पर सबसे पहले क्या चीज आता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को तो होश नहीं है कि कहां पर जुड़ना है, उसको कोई मालूम नहीं। प्रोकैरियोट में कौन बताता था? सिग्मा फैक्टर, वो बताता था ना, वही पहचानता था प्रमोटर को, उसके बाद आके जुड़ता था। यहां पर कौन बताता है? तो यहां पर बाइंड करते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर ऐसे ये बाइंड हो गया, मान लो ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, है ना। ये यूकैरियोट की खासियत है, ध्यान में रखना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूकैरियोट्स में मिलेगा, किस लिए मिलेगा? ताकि इसको पहचाना जा सके। ठीक है, अब पहले यहां पर कौन सा ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो यहां पर सबसे पहले पहचानेगा, बाइंड करेगा? तो सबसे पहला है TF2D। सबसे पहले अगर यहां पर ये बाइंड है तो क्या है? TF2D ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसको ऐसे बना लो भाई, 2, ये हो गया D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। सबसे पहले प्रमोटर को पहचानेगा, टाटा बॉक्स से बाइंड होगा कौन? TF2D। उसके बाद यहां पर क्या होगा? सबसे पहले ये जैसे जुड़ा, ये आएगा TF2H। ये इसलिए आता है ताकि यहां पर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है? ध्यान में रखना है बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि इनिशिएशन जब होगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन जोड़ता है? कौन सा फैक्टर? क्या वो आरएनए पॉलीमरेज है या फिर कौन सा है ना। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जोड़ने की शुरुआत करता है ये। जैसे ही पॉलीमरेज बाइंड हुआ तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड आके जैसे ही जुड़ा, उसको बाइंड करने में हेल्प करता है, फास्फोरिलेशन में हेल्प करता है ये, है ना। मतलब इसको बोलते हैं काइनेज एक्टिविटी वाला। 2 प्रकार के काम करता है, इसके 2 प्रकार के काम है भाई। एक है काइनेज, काइनेज में हम लोग पढ़े ना फास्फोरिलेशन वाला, ठीक है। एक है हेलिकेज, ये तोड़ने में भी मदद करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे शुरू में जोड़ने में भी मदद करता है, सबसे शुरू में। ध्यान से सुनना, ये जोड़ने में है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में, और ये है तोड़ने में। किसको तोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, सब चीज हो गया, आपने क्या सीखा? केवल और केवल 2 चीजें पढ़े। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भाग लेता है तो 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर याद रखेंगे, एक है डी और दूसरा है एच। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहां पर आया, उसके बाद ये ऐसे इलोंगेशन चालू कर दिया, ऐसे ऐसे चलना चालू कर दिया। इलोंगेशन में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेंगे। तो कैसे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे? ये डीऑक्सी की राइबोज वाले, राइबोज वाले ना, यहां पर न्यूक्लियोटाइड आके ऐसे जुड़ते जाएंगे, लंबा चैन ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मान लो टर्मिनेटर है। क्या है? टर्मिनेटर। यहां पर एक फैक्टर है जो ऐसे खड़ा हुआ है इसको तोड़ने के लिए, तो ये तुरंत आके नहीं जुड़ता, एक ऐसे आता है, यहां से सिग्नल आता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे ए ऐसे रहेंगे ना, ऐसे ए यू ऐसे, तो यहां से सिग्नल आता है कि यहां पर कुछ बहुत ज्यादा लगातार है करके, तब ये आके जुड़ेगा यहां पर और इसको तोड़ देगा आरएनए पॉलीमरेज को। क्लियर? क्या समझे इससे? यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है? शुरुआत किससे हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। सबसे पहले ये पहचान लिया प्रमोटर को, ये क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर को पहचाना, उसके बाद क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, इलोंगेशन हुआ, बना। यहां पर है क्या? एक फैक्टर। क्या है? फैक्टर। ऐसे ये तलवार लेके ऐसे खड़ा हुआ है भाई, इसे ले, ठीक है। ये तोड़ देता है किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। तो फिर यहां पर आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज टूट गया तो कहां आरएनए बनेगा, है ना। तो यहां पर ये
टूट जाता है, फिर आरएनए यहाँ से ऐसे ये बढ़ रहा है ना, वो ऐसे यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, ये ऐसे इधर नीचे आ जाएगा ऐसे। क्लियर? बस हेलिकेज एक्टिविटी, बस इतना बस तो ध्यान में रखना आपको। हो गया खत्म फिर यूकैरियोट का। क्या चीज? फर्स्ट लाइन आरएनए पॉलीमरेज 2 लैब में उसको हम आरएनए बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते लैब में, ये सेल के अंदर होता है। लैब में जैसे आप बोलोगे मैं बाहर बनाऊंगा ऐसे करके ना, तो फिर नहीं बन पाएगा भाई। ठीक है, यूकैरियोट सेल में बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में आप यूज कर सकते हो उसका पॉलीमरेज, उससे बना सकते हो आरएनए, लेकिन यूकैरियोट को ऐसे लैब में नहीं बना सकते बस। हाँ, ये इसके साथ में आ रहा है, मान ले आरएनए पॉलीमरेज के साथ में आ रहा है, दोनों दोनों है ना। अब जैसे ही आता है तो सबसे शुरुआत में आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता, सबसे शुरू में काम करता है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, वही ऐसे जोड़ेगा। अब जैसे ही जुड़ता है ना, उसके बाद उसका काम ना वो वाला खत्म हो गया काइनेज वाला, अब वो काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का। अब वो किसी को जोड़ता नहीं है, अब जोड़ने का काम करेगा ये, लेकिन सबसे शुरू में तो काम वही किया ऐसा। देख शुरुआत कैसे होती है, यहाँ इसको मत देख, यहाँ पर बनाते हैं। तो प्रमोटर है ना सबसे पहले, तो यहाँ पर पहचानने वाला सिग्मा फैक्टर नहीं रहता है ना, इसी को पहचाना कैसे जाए यहाँ पर। तो आरएनए पॉलीमरेज में क्षमता नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर पहचानने के लिए फैक्टर आते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, अब केवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नाम याद रखना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसको पहचान लिया, अब आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि हमको यहां पर जाना है। अब इसके पीछे पीछे क्या आएगा फिर? आरएनए पॉलीमरेज। ऐसा इसके पीछे, इसको देख के आ रहा है, इसको हम टीएफ लिख देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, इसको देखा, उसके बाद ये आया, इससे सिग्नल मिलने लगा, तो फिर ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही बाइंड हुआ, तब ये चलता है कैसे? ऐसे चल गया, 5 to 3 ऐसे जा रहा है आराम से, इसकी मदद से, है ना। इसमें वो क्षमता नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से ऐसा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये करता है। ठीक है, आपको पूछ देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कौन मदद करता है, तो ये तोड़ता है, ऐसे बस याद रखेंगे, H फॉर हेलिकेज, H फॉर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से सुनो भाई। अब इलोंगेशन में क्या होगा, आप लोग को ऐसे डाउट जा रहा होगा, जैसे 2 जने से सवाल आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। आरएनए जैसे बनेगा तो ये डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि डीएनए की कॉइलिंग यहाँ से ऐसे हो रही है, लगातार ऐसे मुड़ रहा है, तो ये हिस्सा एक्स्ट्रा है, इसके साथ जुड़ा नहीं है ये, तो इसको क्या किया जाता है? ऐसे बाहर फेंक दिया जाता है, ये ऐसे बाहर निकल रहा है और ये हिस्सा कंटिन्यू बढ़ रहा है, लास्ट में पूरा का पूरा हिस्से से फेंक देंगे। अब ध्यान से सुने, ये यूकैरियोट का है, तो यहाँ पर एक टर्मिनेटर रहेगा ना, टर्मिनेटर, वो क्या करेगा? कैसा वाला टर्मिनेटर है? अगर मैमल्स में बात करेंगे तो कैसा है? XRN2, ये है भाई मैमल्स का। तो यहाँ पर ऐसा एक रहेगा क्या? फैक्टर, जो इसको तोड़ देगा, पॉलीमरेज को रोक दिया, आरएनए सारे के सारे बाहर हो गए। अब ध्यान से सुनना, ये जो आरएनए यहाँ पर ये बन के ऐसा निकला है ना, ये कैसा आरएनए है? प्री एमआरएनए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्री। इसको आप एचएनआरएनए के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? एचएनआरएनए। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजाइगस क्यों बोल रही है? हेट्रोजीनस, हाँ, है ना। अब इसका मतलब होता है इस आरएनए के पास इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, लेकिन राइबोसोम तो इंट्रॉन को नहीं पढ़ता, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको यहाँ पर ऐसे बाहर निकलता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर ऐसे इसको हटा दिया जाता है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, पहले ये समझते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है? ये टॉर्पिडो मॉडल दिया, टॉर्पिडो मॉडल के अनुसार से क्या होता है कि कोई फैक्टर आता है, बाहर से कोई फैक्टर है जो आता है, और इसका काम है न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस मतलब एक एंजाइम की तरह काम करता है, जो इस एंजाइम को तोड़ देता है ना। इस एंजाइम को तोड़ दिया, उसके बाद आरएनए का बना क्या हो जाता है? रुक जाता है, टॉर्पिडो मॉडल के अनुसार से। ध्यान से सुनना। एक और मॉडल होता है एलोस्टेरिक मॉडल, हो सकता है आप बोर्ड में दिया हो ये चीज,
एलोस्टेरिक मॉडल। उसके अनुसार से क्या है कि कोई सिग्नल भेजा जाता है यहाँ पर ऐसे, है ना, ये सिग्नल है, इसके अनुसार से ऐसे बढ़ रहा है पॉलीमरेज के द्वारा, उस सिग्नल को बंद कर दिया जाता है। वो सिग्नल जैसे ही बंद हुआ आरएनए का बनना रुक जाता है ऐसे, ठीक है। तो बोर्ड में एक बार देख लेना उसको, एलोस्टेरिक को अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो ये मॉडल ध्यान में रखेंगे। टॉर्पीडो, इसमें कोई फैक्टर आता है, देखो 5 से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, ध्यान से सुनना, 5 से 3 चलता है, मतलब ये 3 प्राइम पर कट करता है, डाइजेस्ट द 3 प्राइम, 3 प्राइम पर कट करता है। मैमल्स में है XRN2 और रेट 1 है चूहे में, है ना। किसमें है, किसमें बोले थे रेट 1? कतई गधे हो रहे। ये ले मैमल्स, तो ऐसे फैक्टर आएंगे वो उसको तोड़ देंगे, फिर आरएनए बाहर आ जाएगा। ये हो गया टर्मिनेशन खत्म। अब आपको इसके बाद मुझे बताना है क्या, केवल और केवल 3 प्रोसेस चलेगा जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कब? बाद। जैसे प्रीपेड का मतलब होता है पहले रिचार्ज करो उसके बाद उसका यूज करो, है ना। और पोस्ट का मतलब क्या होता है? पहले यूज कर लो बाद में पैसा दो। जैसे बिजली बिल कैसे देते हो? पहले दे देते हो? बिजली बिल कैसे देते हो कि पहले यूज कर लिया, उस हिसाब से बिल आया, उसके हिसाब से आप पेमेंट किए, इसको बोलते हो पोस्ट पेड। और मोबाइल का रिचार्ज कैसे करते हो? प्रीपेड। रिचार्ज खत्म मतलब चलेगा, पहले रिचार्ज करोगे तब चलेगा। वैसे ही पोस्ट का मतलब होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन, मतलब चेंजेस, मतलब परिवर्तन आएंगे, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। टर्मिनेशन समझ में आ जाएगा, इसको लिख लो, 2 लाइन है, खत्म करो जल्दी से। ये बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बनाएगा। पता चला रामायण की कथा यहीं लिखना चालू कर दी है ना। वो लाइन लिखो, 2 लाइन खत्म। यहां पर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक प्रियन। प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी चीज को बनाने के लिए तैयार करना। प्रोसेसिंग का मतलब वो प्रोसेस तैयार करने वाला। आप ध्यान से सुनो, यहां पर हम प्री mRNA की बात कर रहे हैं, जिसको आप और किस नाम से जानते हो? hnRNA। इसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो इसको तैयार करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये आधा पका हुआ चीज है, ये पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। इसको पकाएंगे फिर दबा खाएंगे राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहला है कैपिंग। प्रोसेसिंग 3 चरण होते हैं यहां पर अभी। एक होता है कैपिंग, एक होता है टेलिंग और एक होता है क्या? स्प्लाइसिंग। 3 चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिंग देख रहे हैं, है ना। कैपिंग का मतलब क्या होता है? क्या उसको ऐसा टोपी पहना देंगे आरएनए को? अब ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं उसको। लोगों को ये क्यों बोला जाता है कि आप हेलमेट लगा के ड्राइव कीजिए? किस लिए बोलते हैं बताओ? अरे सुरक्षा के लिए, है ना, फॉर सेफ्टी। ऐसा करते हैं ना, नहीं करते क्या? सेम वही चीज यहां पर भी करेंगे। हम आरएनए की सुरक्षा के लिए इसको हम हेलमेट देंगे, है ना, ताकि इसको चोट न लगे, है ना। समझ रहे हैं ना इसको कैपिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि इसको हम क्या बचा सके, बाहर के जो न्यूक्लियस एंजाइम है इसको तोड़ने वाले, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना। इस कारण से इसको हम ऐसा हेलमेट दे रहे हैं, कैपिंग कर रहे हैं, बस ये ध्यान में रखेंगे। अब इसकी कैपिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये ऐसा आपके पास आरएनए बना है, ये है आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये ऐसा है। सबसे पहले के पास ऐसा फास्फेट रहता है, अल्फा बीटा गामा वाला ऐसा नहीं रहता, ये रहता है। ये आरएनए है आपका, है ना, इसको हम बोल रहे हैं क्या? प्री आरएनए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या कि सबसे पहले इस एंजाइम की मदद से, जिसको बोल रहे हैं फास्फोहाइड्रोलेज, इस एंजाइम के द्वारा सबसे पहले किसको हटा दिया गया? गामा फास्फेट। देखो क्या निकला है, गामा फास्फेट है ना। वो शुरू में कितने थे? अल्फा बीटा और गामा। अब गामा फास्फेट निकाल दिया, क्या बचा? बीटा, अल्फा और बीटा। ध्यान से सुनना, ये बच गया। अब क्या किया जाता है, एक ग्वानिन लिया जाता है। ग्वानिन, ग्वानिन मतलब समझते हो ना, प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है, ऐसा वाला कुछ पढ़े हैं? प्यूरिन है ये, है ना, ये क्या है? प्यूरिन है। अब ये आता है, सबसे पहले आएगा तो जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं उसके पास तो 3 फास्फेट रहते हैं, नहीं पढ़े अपन लोग?
3 फास्फेट के साथ नहीं आता वो, फिर 2 फास्फेट को अलग करके एक जोड़ता है, ऐसा टाइप का पढ़े है ना। वैसे ही आ रहा है ट्राइफॉस्फेट के रूप में आता है, इसके पास भी अल्फा बीटा और गामा। अब क्या किया जाता है, इस एंजाइम की मदद से इसको ट्रांसफर किए इस आरएनए में, इस प्री आरएनए में। अब क्या होता है देखो, ये जैसे यहां पर बाइंड हुआ, इसके बीटा और गामा वाले फास्फेट बाहर चले गए इस एंजाइम की मदद से। ध्यान से सुनना, बीटा और गामा बाहर चले गए इस ग्वानिन से। इस ग्वानिन के पास फिर कौन सा फास्फेट बचा, अल्फा, है ना। तो 5 प्राइम पर जुड़ा रहता है ना फास्फेट, की कहां पर जुड़ा रहता है नहीं मालूम। एक न्यूक्लियोटाइड आता है तो उसके किस से जुड़ा रहता है, शुगर के कौन से कार्बन से, 5वें कार्बन से। तो 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, यहां पर ये है 5वें कार्बन से, ये लो भाई, ठीक है। एक तो फास्फेट बचा, 2 ऐसे निकल गए। अब ये ऐसे जुड़ा, यहां पर देखो, एक अल्फा बीटा और अल्फा, ऐसा रहेगा ही नहीं। पहले देख के बताओ मेरे को, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक एमआरएनए है जिसके पास अल्फा बीटा और गामा है, आपने किसको हटा दिया, गामा को। अब आपने एक क्या लिया, गुआनिन लिया जिसके पास 3 फास्फेट है, उसमें से आपने 2 फास्फेट निकाल दिया, कौन कौन से, बीटा और गामा। इसके पास क्या बचा, अल्फा। इधर का बीटा और अल्फा, और इधर क्या बचा, केवल अल्फा। दोनों को यहां पर लिख दिए, देखो बना है ना। अब यही चीज है यहां पर, अब ध्यान से सुनना, यहां पर है 5वां प्राइम, 5वें कार्बन पर फास्फेट, और ये फास्फेट भी जुड़ा है कौन से कार्बन से, 5वें कार्बन से। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं इसको, ये फास्फेट जुड़ा है 5वें कार्बन से, शुगर के, ये वाला, ठीक है। और इसका खुद का जो फास्फेट जुड़ा है कौन से कार्बन से जुड़ा रहता है, 5वें कार्बन से। ध्यान से सुनना, है ना। अब अगर ये दोनों साथ में जुड़ेंगे, तो दोनों फास्फेट ऐसे जुड़ रहे हैं, तो ये कौन सा कार्बन होगा, दोनों को बता सकते, क्योंकि यहां पर 5वां है और इसका खुद का यहां पर क्या है, 5 प्राइम से जुड़ा है। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, देखो तो कौन से डायरेक्शन में, 5 to 5 नहीं जुड़ रहा। केवल एक लौता ये जगह है जहां पर 5 प्राइम से ऐसा 5 प्राइम वाला चीज आपको देखने को मिलेगा। बाकी हर जगह यहां से लेकर वहां तक 5 to 3, केवल एक जगह ऐसा है जहां पर ऐसा 5 प्राइम to 5 प्राइम एक जगह पर देखने को मिलेगा। और केवल ट्रांसक्रिप्शन में, वो भी किसके दौरान, कैपिंग के दौरान, केवल एक जगह। अब ये चीज हम क्यों लगाए हैं मालूम, ये है कैप। इसके पास ये एंजाइम क्या करता है, मेथिल ग्रुप को ऐड कर देता है 7वें मतलब पोजीशन पर। प्यूरिन जो रहता है वो 9 मेंबर का रहता है, ऐसे पढ़े हो, 9 मेंबर का रहता है ना, और पिरिमिडिन रहता है 6 मेंबर का। तो ये जो 7वां नंबर का जो मेंबर है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन मेंबर, वहां पर ये क्या किया जाता है, मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मैथिल ग्रुप। इसी को जोड़ना ही कहा जाता है कैपिंग। अब ये जोड़ने का फायदा क्या है, ये जैसे ही जुड़ता है तो जो एंजाइम है इसको इधर सामने से ऐसे ना पहचान नहीं पाते, एक्सीडेंट हुआ तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या लगा लिया है, हेलमेट। क्या लगा लिया है, हेलमेट। एक्सीडेंट से अब इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने मेथिल ग्रुप वाला गुआनिन लगा लिया है। तो इस कारण से इसको ऐसे हम लिखते हैं, देखो M7 क्यों बोले, M फॉर मेथिल ग्रुप, 7 फॉर 7वां पोजीशन किसका, गुआनिन का, है ना। अब ये जो फास्फेट जुड़ा है, तो गुआनिन का एकलौता अल्फा फास्फेट, और इसका कौन सा फास्फेट है, बीटा और अल्फा। समझ में आ गया इसका मतलब। इस प्रोसेस को यहां पर ये जो बना, इसको बोलेंगे हम कैपिंग। क्या बोलेंगे, कैपिंग। अब कैपिंग किस लिए की है, यहां पर देखो फंक्शन लिखा हुआ है, देखो इसका काम क्या है कैपिंग करने का, कि ये प्रोटेक्शन देता है किससे, डिग्रेडेशन से, मतलब टूटने से बचाता है। किससे टूटने से बचाएगा, एंजाइम्स जो इसको तोड़ने के लिए आएंगे, है ना। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इस कैपिंग की सहायता से ही ये न्यूक्लियर पोर से बाहर जाता है, वरना नहीं जा पाता, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। तीसरा, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम में जो स्मॉल यूनिट रहता है उसमें जुड़ने के लिए ये मदद करता है कैपिंग। 3 फंक्शन समझ में आ गए इसके, कैपिंग क्यों कर रहे हैं। पहला प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट, कहां से कहां, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। तीसरा, राइबोसोम में बाइंडिंग में मदद करेगा, राइबोसोम से आसानी से जुड़ने में मदद करेगा।
कैपिंग क्यों किया, समझ में आया? ये प्रोसेस लिख लीजिए भाई। चलो ये हो गया खत्म, है ना। फंक्शन समझ गए, कैपिंग करना क्यों आवश्यक है समझ गए। आप अपने हिसाब से बताओ, जरूरी है इन्हें कैपिंग करना? जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत सारे एंजाइम है जो उस पर हमला करेंगे तो उससे बचाएगा। दूसरा चीज है, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी रुकावट होगी, है ना। इस कारण से उसको क्या किया जाता है, कैप कर दिया जाता है, कैपिंग कर दी जाती है। तीसरा चीज होता है राइबोसोम में बाइंडिंग के लिए, आसानी से वहां पर बाइंड हो सके, है ना, स्मॉल जो यूनिट है उसमें, इस कारण से कैपिंग कर रहे हैं। चलो, टेलिंग का मतलब क्या होता है? टेल मतलब क्या, किसके पास है? चल, टेलिंग एट 3 प्राइम एंड, इसको हम बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन। अब यहां पर ना पॉली एडेनाइलेशन से ध्यान से सुनना, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एडेनाइलेशन का मतलब होता है केवल और केवल एडेनिन ग्रुप को जोड़ना। मतलब यहां पर हम केवल एडेनिन ग्रुप को ही जोड़ेंगे, दूसरे न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ेंगे, केवल और केवल क्या, एडेनिन। ठीक है, एडेनिन प्यूरिन है या फिर पिरिमिडिन है? प्यूरिन है। पीछे बताओ क्या है, प्यूरिन है। हाँ, चलो, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA विद द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान से सुनेंगे, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मदद करता है ये पॉलीएडेनाइलेशन में? तो कौन सा एंजाइम है? पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 2 3। कौन सा है? पॉली ए पॉलीमरेज। नाम ध्यान से सुनना, क्या है? पॉली ए पॉलीमरेज। ए का मतलब एडेनिन से है, तो अपने को भूलने वाला बात ही नहीं भाई, है ना। तो पॉली ए मतलब बहुत सारे एडेनिन, पॉलीमरेज मतलब उसको जोड़ के बनाना, पॉलीमर बनाना। तो बहुत सारे एडेनिन को जोड़ के हम पॉलीमर बनाएंगे। क्लियर? ये है एंजाइम। इंपॉर्टेंट रोल है इसका एमआरएनए की स्टेबिलिटी में। जो एमआरएनए यहां पर ऐसे बना है ना, ये इंट्रॉन एक्सॉन के साथ ऐसे बना है, तो आपने सबसे पहले यहां पर एक कैपिंग कर दी, है ना। उसके बाद टेलिंग क्यों जरूरी है? ताकि वो ऐसे मूव कर सके आसानी से। जैसे किसी में पूंछ रहता है तो स्टेबिलिटी के लिए रहता है, चूहे में पूंछ है तो स्टेबल बनाए रखता है। अगर चूहे का पूंछ काट दोगे ना तो जरूर ऐसे ऐसे करते रहता है। ठीक है, सांप का तो पूरा पूंछ ही है, मान लो पूंछ के जैसा, है ना। तो ऐसा वो स्टेबिलिटी देता है सब चीज में। वैसे यहां पर भी टेलिंग करने का मतलब होता है इसको स्टेबिलिटी देना, ताकि आराम से कहां जा सके, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सके आसानी से। मतलब उसको मान लो ऐसे स्टेबल बनाए रखने के लिए हम टेलिंग कर रहे हैं। और एंजाइम्स वगैरह काटेंगे तो पीछे साइड से एडेनिन एडेनिन को काटेंगे, जिसका कोई रोल नहीं है। जैसे एडेनिन एडेनिन राइबोसोम में आता है, उसको अलग कर दिया जाता है, छोड़ा, हो गया, काम खत्म करके जान लिया जाता है। ठीक है, इसलिए एडेनिन डालते हैं। also helps in nucleocytoplasmic export। समझ रहे हो? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, एक्सपोर्ट का मतलब होता है गमन। समझ रहे हो? जाना, न्यूक्लियस से कहां जाना, साइटोप्लाज्म में, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म गमन, एक्सपोर्ट। ठीक है, वहां से जाना। एंड ट्रांसलेशन में मदद करता है। ट्रांसलेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये सिग्नल इसको मिल जाता है, यहाँ पर एडेनिन 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 है बहुत सारे ऐसे करके, ऐसे, है ना। ये मिल गया, मतलब ट्रांसलेशन खत्म, अब प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां से पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का सीक्वेंस नहीं है और जीन वाला, मतलब और प्रोटीन बनाने वाले सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये इसमें मदद करती है। ठीक है, ट्रांसलेशन में। चलो, इतना क्लियर हो गया? ये हेल्प करता है। ये देख, ये है सेल, यहां पर है ऐसे न्यूक्लियस, HNRNA यहां बना, HNRNA बढ़िया से बना देते, HNRNA यहां बना। अब क्या किया जाता है, इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए, साइटोप्लाज्म में पहुंचाने के लिए सबसे पहले यहां पर आपने क्या कर दी, कैपिंग कर दी और कर दी टेलिंग। कैपिंग आपने कर दी उसके प्रोटेक्शन के लिए, टेलिंग कर दी ताकि वो स्टेबल बना रहे, इसलिए। अब यहां से फिर ऐसे ये आरएनए ऐसे यहां से ऐसे बाहर निकला, ये लो ऐसे बाहर, तो यहां पर ऐसे पहुंच गया।
है ना। तो अभी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी यही होता है। तो सबसे पहले आपने कैपिंग और टेलिंग कर दी ना, उसके बाद इस जो SNRNA है उसको तोड़ के अलग कर देगा, और यहाँ जो आता है वो रहता है mRNA। क्या रहता है? mRNA। तो कैपिंग और टेलिंग जो होता है वो इसकी स्टेबिलिटी और सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपोर्ट, मतलब यहां से यहां पहुंचने में मदद करता है ये, है ना, टेलिंग करना, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, ये हो गई टेलिंग, लास्ट बचा स्प्लाइसिंग, है ना। ध्यान से सुनना, प्रोसेस समझना। आपने कैपिंग कर दी, 5 प्राइम पर कैपिंग कर दी, ये लो, 3 प्राइम पर टेलिंग कर दी, ये लो, ऐसा, ठीक है। ये हो गया कैपिंग और टेलिंग। अब ये चीज है कहां पर? न्यूक्लियस में। अब इसको बाहर करने से पहले क्या किया जाता है, क्योंकि इसका कोड केवल राइबोसोम के द्वारा केवल कोड ही पढ़ा जाता है, तो ये जो इंट्रॉन है, येलो पोर्शन, इसको बाहर करना पड़ेगा। तो हमने एक आरएनए पढ़ा था, SNRNA, पढ़े ना कि नहीं पढ़े हैं, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। वो आरएनए क्या करता है, ये आके ऐसे बाइंड होता है, कहां पर? इस इंट्रॉन वाले एरिया में। तो यहां पर एक सबसे पहले बाइंड होगा, हरा में बना लेते हैं, अगर हरा है तो ये लो, 5 प्रकार रहेंगे इसके, ध्यान से सुनना। ये 5 दिया है ना, इसके 5 प्रकार है, ध्यान से सुनना। एक को बोलते हैं U1, U2, U4, U5, U6। 3 नहीं है, 3 नहीं है, ध्यान से सुनना। ये 5 है। अब ये कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले U1 आके जुड़ता है 5 प्राइम पर, इधर आके जुड़ता है U2। सबसे पहले दोनों आके जुड़ेंगे ऐसे दोनों साइड पर। अब ये दोनों एक दूसरे को आपस में से खींचते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे खींचेंगे। ये हम बात कर रहे हैं SNRNA की। किसकी बात कर रहे हैं? SNRNA, है ना। इसके साथ प्रोटीन मिलाकर ऐसे U1 U2 ऐसे बना, है ना। इसको बोला जाता है SNRNPS, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में स्नर्प्स। क्या बोलते हैं? स्नर्प्स। आपके एनसीईआरटी में दिया होगा नाम, ध्यान से देख लेना उसको जाके, स्नर्प्स बोलते हैं। अब देखो, ये जैसे ही आएगा वो होगा क्या, ये दोनों ऐसे ऐसे नजदीक आएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो 4, 5 और 6 है वो भी ऐसे आएगा, तो ये इसको ऐसे खींचने में मदद करता है। एक जगह ऐसे इकट्ठा हो गया तो पांचों को पांचों यहाँ पर आ गए। अब होगा क्या, इसको सबसे पहले ना यहाँ पर बाइंड होता है, U1 पहले निकलता है, उसके बाद U4 निकलता है, उसके बाद क्या बच जाता है? 3 ठो बच जाता है ना। क्या क्या बचा? 2, 5 और 6। ये तीनों इसको काट के ऐसे अलग कर देते हैं। इसमें केवल शॉर्टकट में दिया है, ऐसे मैं बता रहा हूं। देखो, पहले ये SNRNA प्लस प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं स्नर्प्स, ये बाइंड होंगे, इंट्रॉन को अलग करेंगे। तो इंट्रॉन को अलग करने में कौन मदद कर रहा है? SNRNA। इसके साथ प्रोटीन जुड़ा, इस कारण से बोलते हैं स्नर्प्स, P फॉर प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पर इसको अलग कर दिया, कौन अलग किया? यहां पर इसको इंट्रॉन को कौन अलग किया है? SNRNA प्लस प्रोटीन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्नर्प्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो संरचना बनी है यहां पर, इसको बोला जाता है स्प्लाइसियोसोम। तो मेरा सवाल क्या है, स्प्लाइसियोसोम प्रोकैरियोट में मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। स्प्लाइसियोसोम किसका कैरेक्टर है? यूकैरियोट। ये रेप्लिकेशन में हो रहा है ना, किसमें हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में, है ना। ये स्प्लाइसियोसोम कहलाता है, ध्यान से सुनना, स्प्लाइसियोसोम। न्यूक्लियोसोम मत बोल देना, न्यूक्लियोसोम डीएनए में पढ़े हो, है ना, पैकेजिंग में, ठीक है। ये है स्प्लाइसियोसोम जो ट्रांसक्रिप्शन में हो रहा है। ये संरचना जैसी ही बनती है इसके साथ, है ना, इंट्रॉन और इस प्रोटीन के साथ, तो फिर इसको काट के अलग कर देते हैं। ये हो गया अलग, स्प्लाइसियोसोम वाला संरचना हो गया इधर अलग। अब यहां पर देखो, ये है इंट्रॉन, ये है एक्सॉन, क्या है? एक्सॉन। ये भी है एक्सॉन। दोनों कटकर अलग हो गए तो दोनों फिर अलग हो जाएंगे, दोनों अलग नहीं हो जाएंगे, इधर एक एक्सॉन, इधर एक एक्सॉन। तो क्या किया जाता है, यहां पर एक एंजाइम की मदद ली जाती है इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? पर डीएनए आरएनए लाइगेज, है ना, आरएनए लाइगेज।
स्प्लाइसिंग का मतलब समझे। स्प्लाइसिंग मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास HNRNA है, क्या है, HNRNA। स्प्लाइसिंग में आपको इंट्रॉन्स को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन रहता है, तो इंट्रॉन को तो पढ़ा नहीं जाता, तो इसको हटाना है, तो इसी को बोल रहे हैं क्या, स्प्लाइसिंग। अब इसमें मदद कौन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्नर्प्स, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये जो SNRNA प्लस प्रोटीन है, ये मदद करेगा इंट्रॉन को हटाने में, ये हट गया। उसके बाद कौन सा एंजाइम मदद कर रहा है एक्सॉन को जोड़ने में, DNA लाइगेज। अच्छा, RNA लाइगेज है ना, कौन सा, RNA लाइगेज। बस आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, बस इंट्रॉन को हटा रहे हैं, किसकी मदद से हटा रहे हैं, एक्सॉन को जोड़ रहे हैं, किसकी मदद से जोड़ रहे हैं। दो चीजें याद नहीं हो जाएंगी आपको स्प्लाइसिंग में। एक तो सबसे पहले तोड़ना, इंट्रॉन को तोड़ के अलग कर दो, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा, क्लियर ना। उसके बाद जो एक्सॉन है उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड है प्रोटीन के लिए, तो जोड़ने में कौन मदद कर रहा है, RNA लाइगेज। दो चीजें याद नहीं होंगी आपसे स्प्लाइसिंग में, हो जाएंगी ना। वही चीज यहां पर लिखिए, देखो, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स थ्रू कटिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होता है, ऐसा ही रैंडम तरीके से हो रहा है, एक सीक्वेंस में होता है। इंट्रॉन्स आर रिमूव, क्या है, अच्छा वी है ना, रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ SNRPs, जिसका नाम है, लिख दें क्या पूरा, स्मॉल न्यूक्लियोलर, स्पेलिंग देख लेना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है स्नर्प्स, SN, ऐसा स्नर्प्स, शॉर्टकट में ऐसे बोलते थे स्नर्प्स। अब एंड ऑफ द एडजेसेंट एक्सॉन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय लाइगेज, तो कौन सा लाइगेज है ये, RNA लाइगेज। खत्म, वही चीज है जो यहां पर लिखी है। इसमें और कुछ समझने में दिक्कत बताइए एक बार, उसके बाद लिखना चालू कर लेना। हाँ, SNRNA इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये और प्रोटीन दोनों मिलकर ये बनाते हैं स्नर्प्स, है ना। तो इसको आप ऐसा समझो, ये स्नर्प्स ही है जिसमें SNRNA प्लस प्रोटीन है, तो साथ में हम इसको बोलते हैं ऐसे स्नर्प्स, SNRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। इसको लिख दूं क्या, SNRNA प्लस, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपको ट्रांसलेशन पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना है जेनेटिक कोड। अभी आप लोग कोडान वगैरह पढ़े हो ना, तो ट्रांसलेशन में tRNA के द्वारा पढ़ा जाएगा उसको। तो अगर मैं ट्रांसलेशन पढ़ा दूंगा तो आप कोडान के बारे में कैसे समझोगे बाद में। तो सबसे पहले हम कोडान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोडान, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड, है ना। तो ऐसे 64 जेनेटिक कोड के बारे में कल देखेंगे। ध्यान से सुनना, आपने आज क्या सीखा, कुछ नहीं, ये है टोटल प्रोसेस ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ये देखो, ये है टोटल ओवरऑल प्रोसेस। हुआ क्या अभी तक, ध्यान से सुनना, ये है यूकैरियोटिक DNA। सबसे पहले आपने DNA की कॉपी बनाई, DNA की कॉपी बनाई क्या आपने, बनाई, बनाई नहीं बनाया कॉपी, है ना। आपने सबसे पहले क्या किया, एक बबल बनाया, ट्रांसक्रिप्शन बबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, है ना। यहां पर सिग्मा फैक्टर काम करता है यूकैरियोट में, है ना। कौन सा फैक्टर आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। वही चीज सबसे पहले जाएगा, उसके बाद यहां पर एक एंजाइम जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, ठीक। अब होगा क्या, इससे एक RNA बनता है। तो शुरुआत में जब RNA बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, HNRNA। HNRNA क्यों बना, क्योंकि DNA ही आपका कैसा वाला है, इंट्रॉन और एक्सॉन वाला। तो RNA बनेगा वो कैसा रहेगा, इंट्रॉन और एक्सॉन वाला। इसमें भी ऐसा बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस इंट्रॉन और एक्सॉन में से केवल एक्सॉन को ही बाहर किए जाते हैं, इंट्रॉन को रखा जाता है ना। क्या किया जाता है,
एक्सॉन को बाहर किया जाता है, इंट्रॉन को बाहर, है ना, इंट्रॉन को आप बाहर करोगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले कैपिंग की जाती है 5 प्राइम पर। देखो नाम ध्यान में रखना कि कैपिंग कौन से पोजीशन पर की जाती है, 5 प्राइम पर। टेलिंग कौन से पोजीशन पर की जा रही है, 3 प्राइम। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहां पर जो HNRNA है इसकी कैपिंग हो गई और यहां पर टेलिंग हो गई। अब क्या किया जाता है, इसकी स्प्लाइसिंग की जाती है। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं उसको ऐसे प्रोटीन के द्वारा पकड़कर, जिसको हम स्नर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नर्स, उसके द्वारा पकड़ लिए, ऐसे बबल बन गया, ऐसा है ना, ऐसे लूप टाइप का नहीं दिख रहा है, ऐसे ये बन गया। अब इसको यहां से काटकर अलग कर देते हैं तो सारे के सारे इंट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां से बाहर। क्योंकि ये यहां पर इसको बाहर क्यों किया जा रहा है, सबसे पहला सवाल, क्यों कर रहे हैं बाहर, क्योंकि इसमें कोड नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई प्रोटीन बनेगा नहीं, तो क्यों रखना है इसको, इसलिए इसको हम कर देंगे बाहर। राइबोसोम केवल क्या पढ़ता है, एक्सॉन, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो इसको हम यहां से कर दिए बाहर। तो ये हो गया यहां से बाहर। क्या बचा फिर आपके पास यहां, एक्सॉन, एक्सॉन। अब देखो ये जो बना है आपके पास, इसको बोल रहे हैं एमआरएनए। क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए यहां तक का जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा हो रहा है कहां पर, न्यूक्लियस में। कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में। ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस कहां हो रहा है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है और ये नीचे वाला हिस्सा है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। अब यहां से एमआरएनए कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म। किसकी मदद से जाता है, यहां पर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर। इसकी मदद से ये चला गया बाहर। क्लियर ना, क्लियर, क्या समझे अभी तक आपने इससे। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या, डीएनए से क्या बनाओगे, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से क्या बनाओगे, एमआरएनए को फिर न्यूक्लियस में ही इसका ट्रांसलेशन करोगे, है ना, कहां करोगे, साइटोप्लाज्म में करोगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इंट्रॉन इंट्रॉन का होता है ना, किसका होता है, एक्सॉन एक्सॉन का होता है। उसके बाद ये जो एमआरएनए प्योर बना उसको बाहर करेंगे। नीचे यहाँ पर ऐसे महादेव टाइप का ऐसे बैठा रहता है भाई, ये कौन है, राइबोसोम। यहाँ पर ऐसे बाइंड होता है, तो बड़े यूनिट से बाइंड हो रहा है ना, ये कौन से यूनिट से, छोटे यूनिट से बाइंड हो रहा है ना। अब होगा यहाँ पर क्या, इस राइबोसोम के द्वारा क्या बनाओगे, पोहा, प्रोटीन बनाओगे। समझ गए ना, यही चीज है, आपको एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए ये चीज, यहाँ आपने शुरुआत कहां से की और खत्म कहां पर है। ठीक है, क्लियर।